कॉलोनी हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, उसका हमें पता चल जाता है। एग्जैक्टली अपनी कॉलोनीज को, बैक्टीरिया कॉलोनीज को आइसोलेट करने के लिए, अलग-अलग करने के लिए स्ट्रिकिंग का मेथड करते हैं। ये इसका जो है ना सादा सा ऑब्जेक्टिव है, जिसे आप कह सकते हैं। मैं आपको बात कर रही थी कि स्ट्रिकिंग का ये जो पोर प्लेट मेथड है, इसको बेसिकली ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर आप प्लेटिंग की बात करें, 3 मेथड मैंने आपको बताया। पहला प्लेटिंग में पोर प्लेट मेथड बताया, दूसरा स्प्रेडिंग और तीसरा स्ट्रिकिंग। ये तीनों मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं। अगर फूड बायोटेक्नोलॉजी आप स्पेसिफिकली बात करें कि जो फूड बोर्न पैथोजन है उनकी डिटेक्शन का ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसमें से एक मेथड हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आज, पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड बेसिकली क्या है कि ये यूज होता है बैक्टीरियल कॉलोनीज को काउंट करने के लिए। ये मेथड हम यूज करते हैं और ज्यादातर हम इसमें जो स्पेसिमेन यूज करते हैं, सैंपल लेते हैं, वो लिक्विड सैंपल लेते हैं। अगर सॉलिड भी हमारे पास होगा तो हम उसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से हम डाइल्यूशन बनाएंगे, अगर आपको याद हो, जैसे हम टमाटो केचप में करते रहे हैं, या फिर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की माइक्रोबियल एग्जामिनेशन किया, सॉलिड सैंपल था, उसको आपने पहले डाइल्यूशंस बनाई और डाइल्यूशंस लेके उसके बाद आपने उसको प्लेट पे इनोकुलेट किया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये है कि पोर प्लेट मेथड का क्या रूल है कि आप एक एक अमाउंट ऑफ इनोकुलम आपको पता होता है जी, आपने 1 ml इनोकुलम ऐड करना है, 0.1 ml या ऐड करना है, उसको आप पैटी प्लेट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप अपना जो भी एगर है, एगर मीडियम, अब आपको अंडरस्टैंडिंग है कि एगर मीडियम क्या है। बैक्टीरिया होगा तो आप न्यूट्रल एगर इस्तेमाल करेंगे जनरली, और अगर फंगस होगा तो कौन सा एगर इस्तेमाल करेंगे, जरा मुझे बताएं। आप लोगों ने पढ़ी हुई है ये चीजें? जी जैनब फयाज, कैन यू रिस्पॉन्ड? फंगस के लिए कौन सा न्यूट्रन एगर मीडियम इस्तेमाल करेंगे? पोर प्लेटिंग का क्या मेथड है, सबसे पहले आप अपना इनोकुलम डालते हैं खाली प्लेट में, उसके बाद आप अपना जो मोल्टन एगर मीडियम है वो डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है उसके बाद जब सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, आप इंक्यूबेशन देते हैं और जो भी आपका बैक्टीरियल कॉलोनीज है वो ग्रो कर जाती हैं। ये एक सिंपल तरीका है प्लेटिंग का। या बैक्टीरियल या फंगल कॉलोनीज जो है वो आप लोगों की ग्रो कर जाती हैं। अब मैंने बैक्टीरियल के लिए तो आपको बता दिया कि न्यूट्रिएंट एगर मीडियम यूजुअली यूज होता है। फंगस के लिए जरा हम लोग मुझे बताएं कि कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं। जी सानिया, आप बताएंगी बेटा? मैम स्पोर फॉर्मिंग। नहीं नहीं, फंगस के लिए पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम इस्तेमाल करते हैं, पीडीए मीडियम। ये अगर आप लोगों ने याद हो, आप लोगों को मैंने लिखवाया हुआ है, आप लोगों ने जितने भी एवेल्युएशन की हुई है, टमाटो केचप की है, जो जितने फूड सैंपल की है, उसमें आपने लिखा हुआ है कि अगर आपने फंगस की एवेल्युएशन करनी है तो आपने कौन सा एगर मीडियम इस्तेमाल करना है। पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम नाम है, आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब पोर प्लेट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि पोर प्लेट मेथड का हमें एक ये फ़ायदा होता है कि बेशक कम से कम जो है, अगर आपकी लोअर कंसंट्रेशन में भी अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल में मौजूद हैं तो आप पोर प्लेट मेथड के ज़रिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सरफेस स्प्रेड मेथड। जैसे सरफेस मेथड कौन से हैं? 2 हैं, स्प्रेडिंग और स्ट्रिकिंग। स्प्रेडिंग और स्ट्रिकिंग के अलावा अगर पोर प्लेट मेथड का आपको ये फ़ायदा होता है कि कम से कम कंसंट्रेशन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपके सैंपल में मौजूद है तो वो भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि आपको पता है कि पोर प्लेट मेथड की बिटवीन द मीडियम भी आपकी ग्रोथ आएगी और सरफेस पे भी आपकी इससे ग्रोथ आएगी। तो इसी तरह मैक्सिमम चांसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईजी है कि वो उसके लिए न्यूट्रिशन ईजीली प्रोवाइडेड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को कंज्यूम करे और अपनी ग्रोथ दे दे। पोर प्लेट मेथड का आपको ये फ़ायदा होता है कि कम से कम कंसनट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पोर प्लेट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सरफेस मेथड में कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द पोर प्लेट मेथड, जिसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबमर्ज्ड हुआ हुआ है आपके मीडियम के अंदर, तो वो इजीली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ज़रा आपको पहले दूसरे मेथड में क्या है कि आपको एगर को पहले आप लोग क्या करते हैं, पैटी प्लेट में डालते हैं, उसको आप सॉलिडिफाई होने का वेट करते हैं। लेकिन इस मेथड में ये मसला नहीं है, आपको इजीली आप अपना जो भी नोकुलम है आपका 1 ml है या जो भी आपका सैंपल है वो आप डालें,
उसके बाद आप अपना एगर मीडियम डाल दें, तो ये एक जो है इसका फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जितने भी प्लेटिंग मेथड हैं ये आपको क्या किस लिए यूज़ होते हैं, लाइव बैक्टीरियल काउंट के लिए यूज़ होते हैं, आप कह सकते हैं वाइबल सेल काउंट के लिए इसके टर्म यूज़ होते हैं कि प्लेटिंग मेथड जो है वाइबल सेल काउंट देते हैं, लाइव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका काउंट के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप आगे चलें तो पोर प्लेट मेथड में आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये उन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वो इसमें ग्रो कर जाते हैं जो स्मॉल अमाउंट में है, लेस कंसंट्रेशन में है। तो वो किस तरह से ग्रो करेंगे, विद इन द मीडियम भी ग्रो करेंगे और जो सरफेस है मीडियम की उसके ऊपर भी ग्रो करेंगे। तो पोर प्लेट मेथड में ज़्यादा चांसेस हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसके लिए आसान है कि जो न्यूट्रिशन आपके मीडियम में मौजूद है वो उसको जल्दी से कंज्यूम करे और अपनी ग्रोथ दे दे। अच्छा जी, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये यूनिट यूज़ होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इससे काउंट करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो फार्मूला है CFU पर ml का वो भी मैंने आपको दे दिया है कि CFU मल्टीप्लाई बाई डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या है। अब ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैंपल या ए लिक्विड, एक ही बात है। ए लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एक ही बात है कि कितना आपने सैंपल का वॉल्यूम दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप इनोकुलम 1 ml लेते हैं तो आप ए लिक्विड पे 1 ml लिखेंगे, या वॉल्यूम ऑफ द सैंपल है ना ये। जैसे अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अस्मा देगी। अस्मा अब्बास, वेयर आर यू, प्लीज रिस्पॉन्ड। जी मैम। हाँ जी अस्मा, मैंने आपको याद हो तो ये मैंने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का भी आप लोगों के सामने फॉर्मूला रखा है, ये आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमने डिल्यूशंस बनाई थी, हमने माइक्रोबियल एग्जामिनेशन टमाटो केचप का किया जी किया है ना। मैम। तो अगर जी मैम। उसके लिए आपने CFU पर ml का फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ पे आप डिल्यूशन फैक्टर क्या लगाएंगे, कितनी डिल्यूशन बनाई थी हमने टमाटो केचप की। मैम वो नहीं याद वैल्यूज। थोड़ा बहुत याद है कि किस तरह बनाई थी डिल्यूशन। मैम सोल्यूशन को मिक्स करके बनाई थी ना, तो उनकी जो होती है रेशियो उनको बोलते हैं डिल्यूशन फैक्टर। उसकी रेशियो को ही बोलते हैं, लेकिन किस तरह से बनाई थी हमें मुझे ज़रा बताएं कि फॉर एग्जांपल टमाटो केचप का आपके पास सैंपल है तो आप उसे किस तरह से बनाएंगे। मैम मैं बताऊं। जी बताएं। मैम हम डाइल्यूशन फैक्टर तो डाइल्यूशन सोल्यूशन हम लोग तो इस तरह बनाते हैं ना, हम अपना सैंपल लिया, हाँ उसके अंदर हम लोग वाटर को ऐड करवा कर तो फिर उसको डाइल्यूट करवा कर तो वो डाइल्यूशन सोल्यूशन बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही बनाते हैं। अब टमाटो केचप की किस तरह बनाई थी, कुछ याद है। मैम टोमेटो प्यूरी को लिया, उसको हमने मतलब अगर हम हाफ कप ले रहे हैं उसका टोमेटो प्यूरी का, तो उसके अंदर हमने 2 कप पानी के डाले, उसे डाइल्यूट किया तो वो नहीं डाइल्यूशन कप, सोल्यूशन बन गया। कप नहीं, आप एग्जैक्ट मुझे बताएं ना कि किस तरह से बनाई थी। वाजिद है यहाँ पे अवेलेबल, वाजिद आप बताएंगे किस तरह से डाइल्यूशन बनाई थी हमने पहले प्रैक्टिकल की टमाटो केचप की। डाइल्यूशन साने बनाते तो ऐसे ही हैं, लेकिन आपको एज अ, अब हम लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हमारी जो वो है एक्यूरेट होनी चाहिए मेजरमेंट्स, इस तरह नहीं चलेगा काम। जी वाजिद, आर यू अवेलेबल, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैम उसके नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से वो बोल नहीं रहा। अच्छा, उसके नेट का इशू आ रहा है, तो जिशान कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैम वो डाइल्यूशन फैक्टर के लिए हम जो रेशो लेते हैं 1:5 थी आई थिंक। बिल्कुल भी नहीं। किसी को याद है डाइल्यूशन फैक्टर के लिए क्या रेशो 1:4, लेते थे। 1:4 थी मेरी मैम। नहीं जिशान जी, कोई है सॉरी जिसको मैम। याद हो। कोई मसला नहीं, आप ज़रा अपनी पढ़ाई पे बेटा ध्यान दिया करें, सब ध्यान दिया करें।
कोई बात नहीं, हम लर्निंग फेज में है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो आप लोगों मैम को थ्योरी टेस्ट तो ही ले कर रहे। लेती हैं, अभी प्रैक्टिकल की तरफ गए नहीं, बस वो लिख रहे हैं अभी तो। कोई बात नहीं, लेकिन इतना कम से कम सबको पता होना चाहिए। जी मैम। बहरहाल अदीबा, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? जी आप लोग सब सोचें और इसको रिस्पॉन्ड करें, ज़रा कहीं से देख के बता दें। मैम आई थिंक सो 1:10 शायद, कंफर्म नहीं। जी हाँ जी, आप लोगों ने देखा किसी ने? यस मैम 1:10 है। 1:10, इसका क्या मतलब है? ये जो आपने डाइल्यूशन फैक्टर इसका क्या लगाएंगे? 1:10 इस तरह से नहीं, उसकी मैंने आप लोगों को 2 डाइल्यूशन बनाई थी। किस तरह से बनवाई थी? 1 ml टमाटो केचप का सैंपल लिया था, 9 ml जो आपने नॉर्मल सलाइन डाला था, ठीक है, नॉर्मल सलाइन हमने यूज़ किया था उसमें। नॉर्मल सलाइन इसलिए यूज़ किया था ताकि आपको डाइल्यूशन के लिए वो बेस्ट था, डाइल्यूशन बनाने के लिए इन केस ऑफ टमाटो केचप। अब ये जो डाइल्यूशन के लिए आपने कौन सा सोल्यूशन यूज़ करना है ये भी वेरी कर सकता है, डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटो केचप के लिए नॉर्मल सलाइन ज़्यादा बेटर था। अच्छा जी, 1 ml आपने टमाटो केचप ली थी, 9 ml नॉर्मल सलाइन लिया था। इसको मैंने आपको कह दिया था ये आपका 1:10 या 10⁻⁻1 डाइल्यूशन होगी इसकी। फिर इससे आपने 1 ml लिया था और 9 ml आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब में पहले से नॉर्मल सलाइन मौजूद था। इससे लेकर जब आपने 1 ml लेके दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला तो उसको आपने कह दिया 10⁻2 की आपकी डाइल्यूशन होगी। और इस मैंने आपसे 2 टमाटो केचप की डाइल्यूशन बनाई थी और ये बताया था कि रिसर्च हमें पता चलता है कि टमाटो केचप की अगर 2 डाइल्यूशन बनाएं तो माइक्रोबियल लोड CFU पर ml का जो रेंज है 30 से 300 उसके अंदर फॉल कर सकता है, इसलिए आपको 2 डाइल्यूशन बनाई थी। और फिर उस डाइल्यूशन में से आपको 1 ml जो 0.1 इनोकुलम का सैंपल लिया था, पैट्री प्लेट में सिंपल हमने डाला था, उसके बाद मोल्टन एगर हमने अपना डाला था, सॉलिडिफाई किया था और फिर फर्दर इंक्यूबेशन के लिए हमने रख दिया था। तो ये है एक सिंपल फार्मूला। अगर CFU पर ml में तो डाइल्यूशन फैक्टर, ये जो आपको फार्मूला सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इसमें CFU तो आपके नंबर ऑफ काउंट्स हो गए, कॉलोनीज कितनी आपने गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 कितनी है आपकी। डाइल्यूशन फैक्टर आपका हो गया कि कौन सा वाला डाइल्यूशन फैक्टर आपने यूज़ किया। जैसे अब टोमेटो केचप के केस में 10⁻⁻2 का यूज़ किया है और मल्टीप्लाई बाय 1/A लिक्विड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सैंपल कितना लिया। अगर इनोकुलम आपने 0.1 ml लिया आप 0.1 लिख देंगे, 1 ml अगर आपने लिया तो आप 1 ml लिख देंगे। तो ये सबको क्लियर हुआ है CFU पर ml का फॉर्मूला किस तरह से आप लोगों ने फिल आउट करना है? इज इट क्लियर टू यू? अगर नहीं क्लियर यस हुआ मैम। तो पूछें, अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछें, क्योंकि ये आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में और फिर आप लोग ब्लैंक ना रहिएगा प्लीज़। अच्छा जी, आगे एक्यूरेट काउंट अगर CFU पर ml का जिसको हम कहते हैं वो 30 से 300 का होता है। ये मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ और ये रेंज आपके MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोर प्लेट टेक्निक का एडवांटेज मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका
क्या एडवांटेज है, लोअर कंसंट्रेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टाइम वेस्टिंग ज़रा आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको एगर के ड्राई होने का वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि बाकी मेथड में तो आप ये करते हैं ना कि खाली पेट्री प्लेट में आप लोग पहले अपना एगर मीडियम डालते हैं, उसका सॉलिडिफाई होने का वेट करते हैं, उसके बाद आप अपना स्ट्रिकिंग या स्प्रेडिंग करते हैं। लेकिन पोर प्लेट में ऐसा नहीं है, आपने खाली उसमें इनोकुलम अपना डाल देना, उसके ऊपर अपना मोल्टन एगर डाल देना है और बस वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देना है। तो ये इस मेथड का आपको बेनिफिट हो सकता है, यूजेस हो सकते हैं। अब भी फर्दर सिंपल मटेरियल और इक्विपमेंट हैं जो आपको एक जनरल पोर प्लेट मेथड के लिए चाहिए। तो पोर प्लेट मेथड में अब मैंने आपको सारा इसका मेथड समझा चुकी हूँ कि आपने इसमें क्या करना, बड़े आसान लफ्ज़ों में बता दिया हुआ है कि सबसे पहले आप एम्प्टी जो पैटी प्लेट है उसको लेबल करें, अपना कोई भी जो भी आपका स्पेसिमन है, डाइल्यूशंस बना लें, कैचअप ही ले लें, कोई भी सैंपल ले लें, सेम पहले की तरह डाइल्यूशन बना लें। आपको रिसर्च से पता चल जाएगा, डिफरेंट जो आपकी लिटरेचर है उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी सैंपल है उसकी आपने कितनी डाइल्यूशन बनानी है। डाइल्यूशन बना लें, फाइनल डाइल्यूशन जो लास्ट डाइल्यूशन आपने बनाई है उससे आप अपना सैंपल ले लें। जैसे कैचअप के केस में हमने लिया 10⁻⁻² से 0.1 ml आपने अपना सैंपल लिया, वो लें, पैट्री प्लेट के अंदर डालें, मोल्टन एगर डालें, सॉलिडिफाई होने का उसका वेट करें। जब सॉलिडिफाई, अगर तो आप बैक्टीरियल कॉलोनीज को चेक करना चाहते हैं तो आपने न्यूट्रेंट एगर डालना है, अगर फंगल कॉलोनीज को चेक करना चाहते हैं तो आपने पोटैटो डेक्सट्रोज एगर डालना है। अगर न्यूट्रेंट एगर डाला हुआ बैक्टीरियल कॉलोनीज को चेक करना चाहते हैं तो उसको इंक्यूबेशन के लिए आपने 24 घंटे के लिए 37 डिग्री वाले इंक्यूबेटर में रख देना। अगर फंगल कॉलोनीज को चेक करना चाहते हैं तो उसको आपने इंक्यूबेशन देनी है अप टू 72 आवर्स तक, 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक की आपने उसको इंक्यूबेशन दे देनी है और उसको आपने रख देना है 30 डिग्री वाले इंक्यूबेटर में। अब ये दो इंक्यूबेटर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या होता है कि आपके पास बेतहाशा सैंपल होते हैं और इतने इंक्यूबेटर अवेलेबल नहीं होते। तो ये एक आइडियल आप कह सकते हैं कि आइडियल टेम्परेचर है बैक्टीरिया या फंगल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जिस तरह हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, इस तरह हर बैक्टीरिया, हर फंगस डिफरेंट होगा और उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम जो भी है ऑप्टिमम टेम्परेचर और इंक्यूबेशन कंडीशंस डिफरेंट चाहिए होंगी उसको अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है पोर प्लेट मेथड का। तो अगर आपसे कोई एसेप्टिक लेबोरेटरी टेक्निक पूछ ले कि पोर प्लेट मेथड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ये सारा मेथड मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है, एक एक बात आपको बता दी कि किस तरह से आपने चीज़ों को होल्ड करना है। रिटर्न में आपको सब कुछ दे दिया है कि किस तरह से अब जब आपने खोलना है या जो भी करना है, आपने जब भी कोई सैंपल खोलते हैं आपको पता है आपने स्टिकिंग की है, उसको फ्लेम के पास लेके जाते होंगे, आप उसकी नेक को हीट करते होंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर से आप अपना सैंपल निकालते हैं, दोबारा बंद करते हुए उसकी नेक को हीट करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रैक्टिकली करने की हैं और ये जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द रिटन थिंग्स के। लेकिन इसमें आपकी आसानी के लिए मैंने एक वीडियो अटैच कर दी है इस लेक्चर के साथ, उसको भी आप व्यू कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तौर पर पोर प्लेट को समझ सकें। अब आपकी स्क्रीन पे सामने आपको पोर प्लेट मेथड का सिंपल मैकेनिज्म नज़र आ रहा है जो मैं आपको काफ़ी देर से समझाना चाह रही हूँ कि आपके पास स्टेरलाइज्ड पैट्री प्लेट है, उसके अंदर आपने 0.1 ml अपना इनोकुलम डाला हुआ है, मोल्टन एगर आप डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव कर रहे हैं और फर्दर आपकी कॉलोनीज ग्रो कर गई हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो रिजल्ट आप अब रिजल्ट का वही तरीका, अगर आप जी, अब आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? रिजल्ट का वही तरीका है कि अगर बैक्टीरियल कॉलोनीज आप ग्रो देखना चाहते हैं तो उसको 24 घंटे में 37 डिग्री पे, और अगर आप फंगल कॉलोनीज देखना चाहते हैं तो वो 30 डिग्री पे 24 to 72 आवर्स तक दे सकते हैं। ये एक जनरल सा मैकेनिज्म है, इसमें CFU पर ml का आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए बेहतर अगर आप ये मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ज़ाहिर है प्रैक्टिकली तो आप इस कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं उनको बार बार देखें क्योंकि ये एक बड़ी जनरल सी टेक्निक है और फूड बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है प्लेटिंग मेथड, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है फूड बोर्न पैथोजन डिटेक्शन को चेक करने का और सबसे सस्ता और आसान मेथड है। और ज़्यादातर जो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन फूड में किया जाता है, फूड बायोटेक्नोलॉजी में, फूड माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, वो प्लेटिंग मेथड के जरिए ही किया जाता है। और यही वजह है कि आपने जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं उसमें ये प्लेटिंग मेथड है। प्लेटिंग मेथड के बाद आप उसमें क्या करते हैं, अब आप अपने जो प्रैक्टिकल जितने भी गए प्लेटिंग मेथड कर ली, आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई, उसके बाद आपने वो बैक्टीरियल कॉलोनी पिक करके उनकी स्टेनिंग कर ली। ग्राम स्टेनिंग भी मैंने आपको करा दी है। ग्राम स्टेनिंग के बाद आपने
पहले तो आपने काउंट कर लिया जी, फॉर एग्जांपल टमाटो केचप का सैंपल है, डाइल्यूशन बनाई, प्लेटिंग की, पोर प्लेट मेथड कर लिया। अब प्लेटिंग के नतीजे में आपके पास बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई हैं, उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को आपने काउंट कर लिया और CFU पर ml की फॉर्म में आपने बता दिया कि आपका माइक्रोबियल लोड आपके सैंपल में कितना है। अब वहां से आपने एक बैक्टीरियल कॉलोनी पिक करनी है और उसकी आपने कर लेनी ग्राम स्टेनिंग, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम स्टेनिंग जब आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सैंपल है उसमें आया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मौजूद है या ग्राम नेगेटिव मौजूद है। इस तरह से आप कुछ हद तक, अब ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के बाद भी डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जिसके जरिए हम कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि आपके सैंपल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है, कि कोई वो हार्मफुल तो नहीं मौजूद, या कोई उसकी क्या नोयत है। जैसे आपने बैक्टीरियल विलन तो पढ़ लिए हैं, जो जो है कोलीफॉर्म है, स्टेफिलोकोकस है, ये जो जो है ये हार्मफुल है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हैं आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस तरह से आप इन जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए आप अपने फूड की क्वालिटी डिटेक्ट कर सकते हैं और किसी न किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि ये आइदर दिस फूड इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट। तो ये आपका एक जनरल सा मेथड है, इसको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। इतना डिटेल लगा के आपको समझाने का मकसद यही है कि ये प्लेटिंग मेथड है और ग्राम स्टेनिंग मेथड है, जितने भी आपके फूड बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं ये उनकी आप कह सकते हैं बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। इनके बगैर, इनको समझे बगैर आप अपने फूड बायोटेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बराए मेहरबानी इनको ज़रा गौर से पढ़िएगा और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन मर्ज होता है तो वो लाजमी मुझसे पूछिएगा। अच्छा, अब इसमें एक वीडियो भी है जो मैंने आपको इस लेक्चर में इसमें अटैच की है, उसको भी आप ज़रा लाजमी देखें ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी रहे। जितना अब तक आपको समझाया गया क्या उसकी समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें, लाजमी पूछें, इसको छोड़े नहीं ऐसे। तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन मर्ज होता है तो लाजमी पूछें। ये किधर गए? ये बाकी लोग एब्सेंट क्यों हैं भाई? मरियम, हाफिज अहमद, अनम शकील। अनम तो अभी इधर ही थी। व्हाई दे हैव लेफ्ट द मीटिंग? मैम अनम का भी मैसेज है, वो कह रही मेरा नेट चला गया इसलिए वो रिकनेक्ट हो गई है। वो कह रही प्लीज उसके अटेंडेंस मार्क कर दें। वो अभी तक थी, अभी नेट की वजह से रिकनेक्ट हो गई। अदीबा थी नहीं क्लास में, ऐसा ही है? जी मैम, अदीबा नहीं थी, मरियम भी थी मैम पहले, मरियम भी अभी थोड़ी देर पहले गई है। और हाफिज अहमद? उसका नहीं मैम मुझे पता। नहीं पता या मैम वो वो भी क्लास? कॉल में थे, अभी कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अपने इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। जी, एक छोटी सी वीडियो है आप लोगों के पोर प्लेट मेथड से रिलेटेड, तो उसको भी ज़रा आप लोग व्यू कर लें। जी, are you able to view this video?
जी मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट को यूज कर रहे हैं वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिटेक्शन के लिए किसी एक मेथड का नाम बताएं तो वो प्लेटिंग मेथड है, इसको प्लीज भूलिएगा नहीं। वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म काउंट के लिए, लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म काउंट के लिए प्लेटिंग मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक है। मैम स्क्रीन ही डिसअपीयर हो गई। जी जी, ये मैम आपका सॉरी। ठीक है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। अब बाकियों को हो रही है स्क्रीन शो? अब ये यस मैम। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें ये सैंपल की सीरियल डाइल्यूशन बना रहे हैं कि हर टेस्ट ट्यूब में पहले से 9 ml आपका नॉर्मल सलाइन या कोई भी डाइल्यूशन के लिए जो डाइल्यूंट मौजूद है, डाइल्यूंट कहते हैं जो सोल्यूशन हम डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं उसको डाइल्यूंट कहते हैं। कोई भी डाइल्यूंट मौजूद है, जैसे केचप के लिए नॉर्मल सलाइन डाइल्यूंट के तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब 1 ml आपने पहला लेके अगर पहली टेस्ट ट्यूब में डाला उसको 10⁻⁻1 कह देंगे। 1 ml पहली टेस्ट ट्यूब से लेकर जब आप दूसरी में ट्रांसफर कर रहे हैं उसे 10⁻², जब तीसरी में कर रहे हैं 10⁻3, चौथी में 10⁻4 और पांचवी में कर रहे हैं तो 10⁻5। इस तरह से ये डाइल्यूशन फैक्टर की आपके पास फिगर्स आ गए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ रिलेटेड टू सीरियल डाइल्यूशन? ये सीरियल डाइल्यूशन आ जाएगी आपकी, क्योंकि आप सीरियली डाइल्यूट कर रहे हैं ना, एक से लेके दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इसको सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। आगे मूव करें। जी मैम। यहाँ पे अब देखें मोल्टन जो है एगर मीडियम वो डाल रहे हैं। मोल्टन मैंने बार बार कहा है, मोल्टन का मतलब है पिघला हुआ, लेकिन इसका ये नहीं कि आपने गरम गरम जो है अभी आप उसको गरम गरम लेकर आए हैं। असल में एगर जो मीडियम है वो उसमें जेलेटिंग एजेंट होता है, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। ये डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मौसम पे, अगर सर्दी है तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसके लिए आपको उसे गर्म करना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपने गरम गरम तपता हुआ ला के इनोकुलम के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा? अगर आप गरम गरम ला के अपने इनोकुलम पे डाल देंगे उससे क्या नुकसान होगा? आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, जरा मुझे बताएं। जी शाबाश, बताएं। इकरा बीबी आप बताएं जरा मुझे, इसका आपको बेनिफिट होगा या डिसएडवांटेज होगा अगर आप गरम गरम मीडिया ला के अपने इनोकुलम पे डाल देंगे? इनोकुलम मतलब अपने सैंपल पे डाल देंगे। मैम डिसएडवांटेज होगा। क्यों, क्या मसला होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, जरा इसको एक्सप्लेन करें। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। मैम मे बी जो सैंपल के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाए। बिल्कुल, वो किल हो जाए, क्योंकि हीट आपको पता है एक स्टेरिलाइजेशन मोड है, उस हीट के जरिए भी आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं। अगर आप गरम गरम मीडिया, अब आपको पता है कि गरम गरम चीज़ आप किसी भी चीज़ पे डाल देंगे तो वो चीज़ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, तो हीट एक फैक्टर हो सकता है। इसलिए आपने ज़्यादा गरम मोल्टन डालना है, मोल्टन की टर्म इस्तेमाल करनी है, हॉट की नहीं इस्तेमाल करनी। मोल्टन मतलब पिघला हुआ।
हाँ जी, अब आप लोगों को अब पता चल गया कि बैक्टीरियल कॉलोनीज काउंट करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, और अगर फंगल कॉलोनीज काउंट करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बता दी है। इंक्यूबेशन के लिए जो भी आपका रिस्पेक्टिव जो है सैंपल में जो बैक्टीरिया अगर चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट इंक्यूबेशन कंडीशन देंगे और एगर डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे, और अगर फंगस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट एगर इस्तेमाल करेंगे और इंक्यूबेशन कंडीशन देंगे। अब यहाँ पे भी आप एडवांटेजेस देख सकते हैं कि वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म के काउंट के लिए ये प्लेटिंग मेथड इस्तेमाल होते हैं, जो कम से कम नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एरोब्स और एनएरोब्स दोनों दे कैन बी इनमरेटेड बाय दिस मेथड। आप उसको काउंट कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज इस मेथड का क्या हो सकता है कि अब देखें, ये पोर प्लेट मेथड में क्या कहा मैंने आपको बताया था कि सरफेस के ऊपर भी ग्रो हो रही है, अब सबमर्ज्ड अंदर भी ग्रो हो रही है, विद इन मीडियम भी। अब जो सरफेस के ऊपर ग्रोथ हो रही है वो तो आप काउंट कर लेंगे, लेकिन जो विद इन मीडियम ग्रोथ हो रही है तो उसे काउंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये इस मेथड का एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ऑल्थो कि ये जो लोअर नंबर माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको भी अगर सैंपल में मौजूद है उनको भी काउंट कर सकता है, लेकिन उसमें आपको काउंटिंग में फिर मसला होगा, आपके लिए काउंटिंग करना उसके लिए इतनी आसान नहीं होगा। और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी फिर जाहिर है, आप जब काउंटिंग ही नहीं कर सके तो मॉर्फोलॉजी किस तरह से आप स्टडी करेंगे। और फागी हॉट अगर इंजर द सेल और टाइम कंज्यूमिंग कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन दूसरे मेथड्स की निस्बत फिर भी ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। पोर प्लेट मेथड स्ट्रिकिंग और स्प्रेडिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिकिंग में आप बड़े आराम से बैठ के स्ट्रिकिंग करते हैं, स्प्रेडिंग में भी स्प्रेडिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये मेथड स्ट्रिकिंग और स्प्रेडिंग की निस्बत कम टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी, अब आप लोगों को क्लियर हो गया अपना पोर प्लेट मेथड। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वीडियो भी इसको आपको शो कर दी है, और आपका लेक्चर भी इसका कंप्लीट आप लोगों को डिलीवर कर दिया है। इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अपना नोटबुक्स में अगर आप ये दो टेक्निक्स जो आपकी पोर प्लेट मेथड और ग्राम स्टेनिंग अपनी सीख जाते हैं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में फूड बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो लिहाजा इनको बड़ा गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। अब मुझे ज़रा आप बताएं कि आप लोगों ने स्टार्च एक्सट्रैक्शन वाला प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को करवाया, उसकी गाइडेंस दी है, स्टार्च एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट सोर्स। मैम गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन वो सेंड किया था आपने टीम्स में। किया हुआ है ना, मतलब ठीक है, वो मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है, ठीक है। ओके इसका मैम। तो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, तो ठीक है। जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ कि वो आपको मेरी तरफ से गाइडलाइंस भी है, वो आप लोगों ने करना है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो इसलिए इस पर इतना जोर दे के पढ़ाया गया है, और इसको प्लीज़ भूलिएगा नहीं। इसको ध्यान से अपना अभी भी जब आप लोगों की क्लास ख़त्म होती है इसको एक दफ़ा रीडिंग लाजमी दें, ताकि जो भी एम्बिग्विटीज़ है, जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ अनक्लियर है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी। वैसे भी आप लोगों को बहुत से तरीके आते हैं मुझे एक्सेस करने के, तो आप किसी भी तरीके से एक्सेस करके इसको पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप लोगों की नेक्स्ट वीक में आपको पता है कि आप लोगों को क्विज मैंने अनाउंस कर चुकी हूँ, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, और अपनी असाइनमेंट के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। जो आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको असाइन किया है, आपकी असाइनमेंट असाइन की है, तो अपनी सारी चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर रखें। कोई भी चीज़ जो है कल पे ना डाला करें, अपना साथ साथ जो भी काम मिलता है हर सब्जेक्ट का उसे कवर किया करें, ठीक है। और ये जो आपके क्वारंटीन का टाइम है उसे क्वारंटीन ही रहने दें, और इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग, योर अटेंडेंस हैज़ मार्क्ड। थैंक यू वेरी मच।